आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ जिससे आपको ये डेमोक्रेसी होती क्या है समझ आ जाएगा। तो इसे ऐसे समझिए कि आपके घर में आप, आपकी बड़ी बहन, मम्मी, पापा और दादी इतने लोग रहते हैं। अब आपको दोस्तों के साथ पार्टी पे जाना है। आपने अगर पापा से पूछा कि पापा पार्टी को जाऊँ, उन्होंने कहा नहीं जा सकते, तो ये हुई डिक्टेटरशिप। लेकिन अगर पापा ने कहा रात को खाना खाते समय इस पे बात करेंगे, और फिर रात को पापा ने सबसे पूछा कि ये पार्टी को जाना चाहता है या जाना चाहती है, क्या करे, तब माँ कहेगी हाँ जाने देते हैं, दीदी भी कहेगी जाने देते हैं, दादी भी कहेगी जाने देते हैं, लेकिन पापा कहेंगे नहीं जाने देंगे। लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, 3 लोगों ने आपके साथ वोट दिए हैं, इसीलिए आप पार्टी को जा सकते हो। ये हुई डेमोक्रेसी। अब पैसे का भी वही होगा कि अगर आपको पार्टी को पैसे चाहिए, पैसे तो पापा के पास है, लेकिन डेमोक्रेसी की वजह से उन्हें आपको पैसे देने पड़ेंगे, चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो। अब आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चैप्टर की शुरुआत करते हैं इंडेक्स से। तो आज हमें क्या क्या देखना है। हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम? इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट? Reduction of inequality and poverty, accommodation of social diversity, democracy, its examination never gets over। डेमोक्रेसी के बारे में एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ। डेमोक्रेसी बहुत आइडियल और अच्छी लगती है बस कागजों पे, लेकिन उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है उससे वो अच्छी या बुरी साबित होती है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स? डेमोक्रेसी अच्छी है बुरी है, इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, ये कैसे देख सकते हैं हम? तो नॉर्मली डेमोक्रेसी हमें क्या क्या देती है? तो डेमोक्रेसी इक्वेलिटी प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी पिछले जाति का हो या फिर उच्च या बड़े जाति का हो, हर किसी को इक्वेलिटी डेमोक्रेसी में मिलती है। इसी के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हर इंडिविजुअल को अपने राइट्स देता है, जिससे कि उसकी इंटीग्रिटी, डिग्निटी बनी रहती है। ये डेमोक्रेसी हमारे क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग की भी इम्पैक्ट करती है। साथ ही हमारे इंसानों में बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे, लेकिन डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट शांति से और समझौते से सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट? देखो, अगर आपको आपके क्लास का मॉनिटर बनाया जाए, फिर आप अपने हिसाब से रूल्स बनाए और बच्चों को तंग करे, तो ये हुई डिक्टेटरशिप। इसमें आपको लोग क्या सोचते हैं इस पे ध्यान नहीं देना है, और साथ ही आप जो चीजें कर रहे हैं उसको टीचर पूरा सपोर्ट कर रही है, तो ये डिक्टेटरशिप में आप मनचाही बातें कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी डिक्टेटरशिप गलत है। डिक्टेटर को ना तो असेंबली यानी पार्लियामेंट की कोई फिक्र होती है, ना उसके मेजोरिटी की, ना पब्लिक के ओपिनियन की, लेकिन डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक छोटा डिसीजन लेना हो तो भी सभी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, लोगों का ओपिनियन, पार्लियामेंट में मेजोरिटी और बहुत कुछ। लेकिन जब ये डिसीजन हो जाता है तब उससे ज्यादा से ज्यादा लोग खुश होते हैं। किसी को नाराज करके, दुखी करके खुद के लिए अच्छे डिसीजंस डेमोक्रेसी में नहीं लिए जाते। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होती है और ट्रांसपेरेंसी भी होती है। अब आप पूछोगे अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंसी क्या है? तो देखिए, कुछ साल पहले कृषि कानून आए थे जिसपे सरकार बहुत अड़ी हुई थी, लेकिन सरकार को बाद में वो कानून वापस लेने पड़े। क्यों? क्योंकि सरकार उस कानूनों के प्रति अकाउंटेबल है, और लोगों का कहना है कि सरकार ने ये कानून बनाते वक्त ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, जिन पे ये कानून लागू होंगे उनसे बात नहीं की। ये है डेमोक्रेसी की ताकत। यहाँ पर अगर डिक्टेटरशिप होती तो आपको पता है कि किसी भी तरह से वो कानून लागू हो जाते, लोगों को मानने पड़ते। नेक्स्ट पॉइंट है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट होना मतलब क्या? कि वही गवर्नमेंट जो फ्री और रेगुलर इलेक्शन से चुन के आई हो। ये डेमोक्रेसी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्शंस। अगर इलेक्शन ना हुए तो डेमोक्रेसी कोलैप्स हो जाएगी। डेमोक्रेसी से ही हमें पता चलता है कि मेजॉरिटी लोगों को कौन सी सत्ता, कौन सी पार्टी पसंद है और किसे वो चुनना चाहती है। इसीलिए इलेक्शन जरूरी है, वो फ्री और फेयर होने चाहिए। ये बात तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जब ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी तब लॉज बनेंगे, और वो लॉ सबको मानने पड़ेंगे, क्योंकि जो लॉज बनाए गए हैं वो उन्हीं लोगों ने बनाए हैं जिन्हें हमने, मतलब इंडिया के लोगों ने चुनकर पार्लियामेंट में भेजा है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे कानून बनाती है जो लोगों को पसंद नहीं आते, जैसे हमने अभी ऊपर देखा, तब लोग प्रोटेस्ट करते हैं। ये एक वे हुआ गवर्नमेंट को अपोज करने का, लेकिन उसी के साथ उन कानूनों को जुडिशियरी में चैलेंज करना भी एक वे है अपना विरोध दिखाने का, और इससे जुडिशियरी चेक करती है कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या नहीं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होंगे तो उसे कैंसिल करना जुडिशियरी का काम है। अब देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुई और डेवलपमेंट कैसे हुई? तो ऐसा माना जाता है, ऐसे रिकॉर्ड है कि 1950 से 2000 तक डिक्टेटरशिप में डेमोक्रेसी से थोड़ी ज्यादा
ज्यादा ग्रोथ हुई थी। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ में और इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत फर्क है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है लेकिन हमने किसी के ह्यूमन राइट्स को दबाया नहीं है, लेकिन चाइना में लोगों के ह्यूमन राइट्स को दबाया जाता है। हालांकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हमसे ज्यादा हुई है लेकिन वहाँ पे लोगों के राइट्स पे और उनके फ्रीडम पे बहुत ज्यादा पाबंदी है। अब किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ किन चीजों पे डिपेंड करती है? तो उनकी पॉपुलेशन कितनी है, पूरे ग्लोबल में सिचुएशन कैसी है, उनकी दूसरे देशों से संबंध कैसे है और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है। इन चीजों पे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड है। और डाटा हमें ये दिखाता है कि डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत छोटा डिफरेंस है। इसीलिए डेमोक्रेसी कभी भी अच्छी है क्योंकि वो इंसान को इंसान की तरह देखती है, उनका शोषण नहीं करती। जबकि चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है लेकिन वहाँ के लोगों का शोषण भी होता है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अब देखिए भाई, डेमोक्रेसी इसी बिना पे चल रही है कि यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वलिटी रहेगी। हर कोई यहाँ पे पॉलिटिकली इक्वल रहेगा, कोई भी यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट पे बैठ सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी के साथ हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वलिटी आई क्या? तो नहीं। पिछले कुछ सालों में हमने बहुत तरक्की की है लेकिन वो तरक्की इनइक्वल है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं और उनमें जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है और एक दिन इससे सोसाइटी कोलैप्स हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब इंडिया और डाइवर्सिटी ये एक जैसी चीजें हैं। इंडिया में हर किस्म के लोग हैं, हर जाति के, हर समाज के, हर वर्ग के लोग हैं, एक साथ रह रहे हैं और ये मुमकिन हो पाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे डेमोक्रेसी की वजह से। ऐसा नहीं कि सब अच्छा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इंडिया में भी लेकिन संभल जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज और हमारे डेमोक्रेसी की वजह से। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। हर डेमोक्रेसी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखे हुए हैं हमारे राइट्स और डिग्निटीज, साथ में हमारी ड्यूटीज भी है। और अलग अलग देशों के डेमोक्रेसी में ऐसे कानून बनाए गए हैं कि हर इंसान को अपनी एक फ्रीडम है। हमारा लास्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी, इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। तो ये बात सही है, हमारे डेमोक्रेसी के एग्जामिनेशन मतलब उसे क्रॉस चेक करना, उस पर डिमांड करना कभी खत्म नहीं होता। मतलब देखो डेमोक्रेसी में कैसे होता है कि अगर आपको अच्छी रोड मिल गई तो आप कहोगे कि हमें अच्छा अस्पताल चाहिए, अच्छा अस्पताल मिल गया तो हम चाहेंगे कि अच्छा स्कूल मिल जाए, अच्छा स्कूल मिल गया तो हम चाहेंगे कि हमें अच्छा इनकम मिलना चाहिए। तो डेमोक्रेसी हर बार सरकार से डिमांड करती रहती है उनके वेलफेयर के लिए और जो अच्छी चीज है हमारे बेनिफिट के लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है और उनसे हमने डिमांड करनी चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी में यह हम कर सकते हैं। डिक्टेटरशिप या फिर दूसरे जो पॉलिटिकल थेरीज है वहाँ पर हम ऐसी डिमांड्स ज्यादा नहीं कर सकते या फिर ये सभी डिमांड पूरे होंगी ये हम इंश्योर नहीं कर सकते। इसीलिए डेमोक्रेसी बेस्ट है और इसी तरह यह हमारा चैप्टर खत्म होता है।